प्यारे बच्चों, आज पुनः एक बार आपका केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज जो है मुझे बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि मैडम मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए, है ना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जैसा कि हम अपने विद्यालय में शुरू कर देते हैं, हम 11वीं के रिजल्ट आने से पहले जहां एग्जाम खत्म हुआ वहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं अपने 12वीं की तैयारी सभी बच्चों के साथ में। आप लोग सभी को पूर्व में विदित हो कि हमारे पिछले वर्ष जो है हमारा एक बच्चा बहुत अच्छे नंबरों से केमिस्ट्री में 100 में से 100 नंबर लेकर के आया। ये मेरी कहना चाहिए मेरे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि थी और मैं आप सभी से आशा करती हूँ और विश्वास भी है मुझे कि मेरे इस बैच में से बहुत सारे बच्चों के जो है 100 में से 100 नंबर आएंगे, ये मेरा विश्वास है। आप सब खरे उतरेंगे? चलिए, तो आज जो है मैं सबसे पहले आपको आप यदि कहते हैं तो मैं लेसन फर्स्ट से ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के चलती हूँ। सबसे पहले मैं अंतरों की बात करती हूँ कि डिफरेंसेस जो है वो किस में आते हैं। देखिए बच्चों, एक बहुत अच्छी बात है कि यदि हम किसी भी टॉपिक को यदि हम अंतर के रूप में करते हैं तो हम अंतर के रूप में जब हम याद करते हैं, समझते हैं और उसको याद कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो आप मान करके चलिए कि आपका अंतर के द्वारा ही, डिफरेंसेस के द्वारा ही आपका कोर्स जो है वो 70% कवर हो जाता है। तो इसलिए जो टू द पॉइंट आंसर भी जो है आप अंतर भी लिखते हैं तो अंतर में भी जो महत्वपूर्ण अंतर है वो लिखे जाना चाहिए। जैसे कि एक मैं उदाहरण आपको देती हूँ कि डीएनए और आरएनए में अंतर, तो सबसे पहले उसका जो है वहां पर डीएनए का फुल फॉर्म होना चाहिए और आरएनए का फुल फॉर्म होना चाहिए। ऐसे ही यदि आता है कोई साबुन और अपमार्जक में अंतर, तो सबसे पहले साबुन की परिभाषा होनी चाहिए और फिर अपमार्जक की परिभाषा होना चाहिए। पहला पॉइंट आपका डेफिनेशन वाला होना चाहिए, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। हमेशा जो बहुत महत्वपूर्ण अंतर होते हैं उन्हीं अंतरों को लिखा जाना चाहिए। इसी के साथ साथ मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो है वो लिख देते हैं कि इसमें भी जैसा लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में डिफरेंसेस में हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है, और हम एक्टिनाइड्स में भी लिख देते हैं कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है। परंतु जब वहां अंतर की बात होती है तो हमें वहां पर अंतर होना चाहिए, वहां पर समानता नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए अंतरों के उत्तर देना अनिवार्य होता है, जिससे हमें हम फुल मार्क्स हम गेन कर सकें। तो सबसे पहला आपका जो लेसन है आप सभी जानते हैं वो है हमारा ठोस प्रावस्था, जो कि अभी आपके इस वर्ष एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में नहीं आ रहा है। परंतु फिर भी चूंकि आप सब AIEEE की भी तैयारी करते हैं और आप सब नीट का भी एग्जाम देते हैं बायो वाले बच्चे, तो मेरा ये कहना है कि आप सब जो सॉलिड स्टेट को पढ़ेंगे आप, तो उसमें भी 2 अंतर महत्वपूर्ण है, उन अंतरों को आप जरूर याद करिए। पहला है हमारा क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिख रही हूं यहां पर, क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस। दूसरा है इसमें जिसको हम कहते हैं आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल, आणविक ठोस भी लिखा जा सकता है, वहां ठोस भी लिखा होगा। तो सबसे पहला है, मैंने कहा आयनिक, सहसंयोजक, आणविक, और एक और कौन सा है? आयनिक, सहसंयोजक, आणविक, और बताए कौन सा है चौथा? कौन सा है? और बताइए, ये केवल 3 ही अंतर थे कि 4 में अंतर दिया हुआ है? हाँ, धात्विक। क्या है? आणविक के बाद आपका आएगा धात्विक ठोस, और आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसमें इसके ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, अधिकांशतः इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। आपको केवल इसमें अंतर करना है। आप अंतर करके इनके उदाहरण भी अवश्य याद करिएगा।
अंतर के साथ साथ इनके उदाहरण भी आपको करना है कि जैसे आणविक ठोस जो है वो हमारा बर्फ है ना। धात्विक ठोस में आप धातु का नाम ले सकते हैं। सहसंयोजक ठोस में हमारा आ जाएगा आपका ग्रेफाइट, वेरी गुड, है ना। और आयनिक ठोस में आप सभी जानते हैं जैसे NaCl आदि, ठीक है। तो ये हुआ, ये आपका इस वर्ष बोर्ड के एग्जाम में नहीं है, परंतु आपका AIEEE के उससे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके पश्चात हम चलते हैं, आपका अगला है तीसरा सीधा सीधा, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके फर्स्ट लेसन में से है। और तीसरा इसी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका शॉटकी दोष एवं फ्रैंकल। शॉटकी एवं फ्रैंकल दोष, शॉटकी एवं फ्रैंकल डिफेक्ट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये तीनों जो है ये हमारे फर्स्ट लेसन से रिलेटेड है। इसके बाद हम बात करते हैं, चौथा अंतर जो है हमारा विलयन से संबंधित है, विलयन वाले लेसन से लिया गया है। इसमें हमारा आदर्श एवं अनादर्श विलयन, आदर्श एवं अनादर्श विलयन। ये आपकी तैयारी, अभी भी आपके पास वक्त है कि आप इन अंतरों को लिख लीजिए और इन्हें समझ करके एक बार अपने टीचर से और इनको याद कर लीजिए, आदर्श एवं अनादर्श विलयन। इसके बाद हम चलते हैं आपका धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में अंतर। अभी केवल मैं अंतर की बात कर रही हूँ, धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में अंतर, ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में अंतर। अब आप देखते हैं, मैंने ये पाया है कि जब बच्चे इसका आंसर लिखते हैं तो वो ऊपर की हेडिंग डालते ही नहीं है, वो वहां पर लिख देते धनात्मक विचलन और एक तरफ डाल देते हैं ऋणात्मक विचलन, जबकि वहां पर आना चाहिए कायदे से जो आपका प्रश्न है कि धनात्मक विचलन वाले विलयन और ऋणात्मक विचलन वाले विलयन, है ना। सही तरीके से लिखिएगा आंसर, नहीं तो आपको नंबर बिल्कुल नहीं मिलेगा। और जब भी आप किसी भी अंतर को याद करते हैं तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप सभी जो है धनात्मक विचलन वाले विलयन के बारे में यदि आप बता रहे हैं तो आप वहां पर सबसे पहले शब्द यही होना चाहिए कि धनात्मक विचलन वाले विलयन में आयतन में वृद्धि होती है। मतलब हर पॉइंट के आगे आना चाहिए उस शब्द को, तब आपको सही तरीके से आप लिखेंगे। नहीं तो क्या होगा कि धनात्मक विचलन वाले विलयन के अंतर आप ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में लिखते हैं और ऋणात्मक विचलन वाले विलयन के अंतर धनात्मक में लिखते हैं। इसी तरीके से आप एक और चीज करते हैं कि आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर जो है उसको आपने धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में लिखा हुआ है, जबकि इसको मैंने बहुत अच्छे से आप सभी लोगों को मैं पूर्व में समझा चुकी हूँ कई बार। इसके बाद जो है हमारा अगला लेसन जो है ये अपने विलयन वाले लेसन में से एक और इम्पोर्टेंट अंतर आपका छूट गया है, क्या? हाँ, एक था हमारा मोलरता और मोललता, मोलरता एवं मोललता में डिफरेंस। ये हमारे 11th क्लास में भी है, 11th क्लास में भी था मोलरता एवं मोललता। फिर एक और अंतर इसी का है हमारे विलयन वाले लेसन का, निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण, निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण एवं उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्या होता है निम्न क्वथन एवं निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण एवं उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण? तो निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण जो होते हैं, कोई भी सबसे पहले हम कहते हैं कि स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है, तब हम कहते हैं कि दो विलयनों का ऐसा मिश्रण जो कि बिना संगठन परिवर्तित हुए आश्रित होता है ना, बिना संगठन में परिवर्तन हुए आश्रित होता है। तो निम्न क्वथन यानी
स्थिर क्वाथी को हम कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिश्रण, ठीक है। और निम्न क्वथन यानी जिनका की बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। शब्द से ही स्पष्ट है, निम्न क्वथन और उच्च क्वथन। उच्च क्वथन यानी जिनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक। इसके पश्चात हम चलते हैं, इसी में विलयन में एक और अंतर था हमारा, परासरण एवं विसरण में अंतर। कौन सा था? परासरण एवं विसरण में अंतर। अब देखिए, केवल आप अंतर भर कर लेंगे तो आपका बहुत सारा आपका ये लेसन कवर हो जाता है। तो परासरण एवं विसरण आप सभी जानते हैं कि परासरण में हम ये कहते हैं कि किसी भी विलायक के कणों का अर्धपारगम झिल्ली द्वारा निम्न सांद्रता वाले स्थान से अधिक सांद्रता वाले स्थान की ओर गति करना, वो हमारा क्या है? परासरण है। इसमें आप सभी को मालूम है कि अर्धपारगम में झिल्ली आवश्यक है और इसमें केवल विलायक के कण गति करते हैं। किसके कण गति करते हैं? केवल विलायक। अब हम जब विसरण की बात करते हैं तो हम कहते हैं, विसरण का एक उदाहरण होता है परासरण, आप सभी ने जाना कि अंतःपरासरण और बाह्य परासरण। और इसी तरीके से आप सभी जानते हैं कि किशमिश का फूल जाना जो है वो हमारा किसका है? अंतःपरासरण का उदाहरण है। और बाह्य परासरण का, यदि हम किशमिश को गाढ़े चीनी की घोल में रख देते हैं तो वो किशमिश जो है किशमिश को नहीं, अंगूर को गाढ़े चीनी के घोल में रखने पर अंगूर जो है वो पिचक जाता है, क्योंकि उसके बाहर जो है वहां कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए। तो ये हुआ हमारा परासरण। और विसरण की यदि हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि अगरबत्ती की खुशबू का पूरे कमरे में फैल जाना, ये हमारे विसरण का उदाहरण है। इसमें देखिए, इसमें बच्चे क्या लिखते हैं कि उच्च सांद्रता, इसमें सांद्रता शब्द का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पर लिखना चाहिए कि पदार्थ के कणों का उच्च घनत्व वाले स्थान से निम्न घनत्व वाले स्थान की ओर गति करना। क्या लिखा जाना चाहिए? पदार्थ के कणों का उच्च घनत्व वाले स्थान से निम्न घनत्व वाले स्थान की ओर गति करना हमारा विसरण कहलाता है, ठीक है। परासरण और विसरण। एक और शब्द है, आप सबने विसरण को हम कहते हैं इंग्लिश में डिफ्यूजन, परासरण आपका ऑस्मोसिस। और इसी तरीके से आप सब जानते हैं एक और चीज है जिसको आपने 11th में पढ़ा था, निःसरण। कोई मुझे बताएगा ये क्या है? जैसे ही हमारा डिफ्यूजन है वैसे ही हमारा एफ्यूजन है। ये क्या है हमारा? EFFUSION। आपने देखा होगा कि कभी क्या होता है कि यदि टायर जो है, टायर में कहीं कील वगैरह गड़ जाती है तो क्या होता है? उस सुराख से जो है वो उसमें से हवा निकलने लगती है। ये उदाहरण है आपका एफ्यूजन का, जिसे हम कहते हैं निःसरण। किसी सुराख से मतलब जो है वो उसकी हवा बाहर निकल जाती है। आपको समझ में आ गई है परासरण क्या है, विसरण क्या है और निःसरण क्या है। इसके पश्चात अगला जो है अंतर हमारा, अगला जो है आप 10-10 करके अपन लिखते चलते हैं, परासरण विसरण। अब हम अगले लेसन की बात करते हैं और अगला लेसन जो है हमारा कौन सा लेसन है? कोई बताएगा मुझे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक तो मैंने ये लिखा है, प्रबल एवं दुर्बल विद्युत अपघट्य में अंतर। लिखा है ना सभी ने, है ना? प्रबल एवं दुर्बल विद्युत अपघट्य में अंतर। इसके बाद और क्या था? विद्युत अपघटनी चालकता और धात्विक चालकता, इसी में है ना? विद्युत अपघटनी चालकता और धात्विक चालकता। विद्युत अपघटनी चालकता और धात्विक चालकता। तो विद्युत अपघटनी चालकता अर्थात इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी एवं धात्विक चालकता अर्थात मेटल कंडक्टिविटी, ठीक है। फिर इसी में विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में अंतर, ये मैंने यहां लिख दिया। विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में अंतर। विद्युत वाहक बल अर्थात EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में अंतर।
तो ये आपके इस तरीके से जो है आप सबने देखा कि मैंने जो है आपको इसमें कितने अंतर बता दिए। हाँ, इसमें एक और अंतर है, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं ऊपर के रब कर दूं। ये 5 तक मिटा दिए मैंने। क्या कहा मैंने, कौन सा? विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत रासायनिक सेल एवं विद्युत अपघटनी सेल। तो विद्युत रासायनिक सेल आप सभी ने देखा कि जिसमें हम जो है विद्युत रासायनिक सेल वे जिनमें क्या पहचान है इनकी, दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्र में रखे होते हैं, जिनमें हमारा जो है वो लवण सेतु के माध्यम से ही आपस में जुड़े भी रहते हैं। और हाँ, ठीक है। तो विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल जिसमें एक ही पात्र में दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। अब इसके पश्चात हम चलते हैं, अगला है हमारा रासायनिक बलगतिकी, जैसे हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट है ये रासायनिक बलगतिकी, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभिक्रिया की कोटि एवं अणुसंख्यता में अंतर। अभिक्रिया की कोटि अर्थात ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एवं अणुसंख्यता अर्थात मॉलिक्यूलरिटी। अभिक्रिया की कोटि एवं अणुसंख्यता में अंतर। इसके पश्चात है अभिक्रिया की दर एवं दर स्थिरांक में अंतर, रेट ऑफ रिएक्शन एवं रेट कांस्टेंट। अभिक्रिया की दर एवं दर स्थिरांक में अंतर। कितने अंतर हो गए हमारे? 14 अंतर हो गए। अगला देखिए, आप सब जानते हैं कि इसके बाद जो हमारे लेसन्स हैं, इसमें देखिए मेटलर्जी वाला एक पोर्शन आपका पूरा हटा दिया, आपको मालूम है ना? मेटलर्जी वाला उसमें आपका आता था, उसका सबसे इंपॉर्टेंट था भर्जन एवं निस्तापन में अंतर। इसके बाद कौन सा लेसन है? यही है ना, सतह रसायन। चलिए सतह रसायन। सबसे पहला इसमें है अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर। एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन क्या है? अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं अंतर शब्द बार बार नहीं लिख रही हूं, ठीक है। अगला है हमारा भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण। फिजिकल एवं केमिकल एड्सॉर्प्शन। भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। विलेन वाले लेसन में से एक और इम्पॉर्टेंट अंतर है जिसको सबको करना चाहिए, जिसके बारे में सबको जानना चाहिए, वह है आपका वास्तविक विलयन, निलंबन एवं कोलाइड में अंतर। ये कोलाइड में भी आ सकता है और विलयन में भी आ सकता है। वास्तविक विलयन, व्हाट इज निलंबन, सस्पेंशन, निलंबन एवं कोलाइड। आप सभी जानते हैं कोलाइड जो है, कोलाइड अवस्था को भी आप सब जानते हैं। वास्तविक विलयन आप जानते हैं, वास्तविक विलयन जिसमें कि जो है हमारा विलेय पदार्थ हमें दिखाई नहीं देता है, और निलंबन जिसमें हमें दिखाई देता है क्या? विलेय पदार्थ। और कोलाइड जो कि एक गाढ़ा पेस्ट टाइप का जो संरचना होती है वो हमारी कोलाइड है। जैसे आप टूथपेस्ट वगैरह यूज करते हैं, वो दवाएं आप लेते हैं, है ना, तो ये सब क्या है? ये कोलाइडी प्रावस्था को निरूपित करती हैं।
इसी में आगे एक और है, द्रव स्नेही एवं द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव स्नेही एवं द्रव विरोधी कोलाइड, ये उन सभी के लिए कोलाइड वाला लेसन भी जो है आपके बोर्ड वाले उसमें से हटा दिया गया है, परंतु आपको इसे भी करना चाहिए, आपको यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो। इसके बाद हमारा, अब इसके पश्चात हमारा कौन सा लेसन है, ये हमारे सारे लेसन्स जो है कौन से चल रहे थे हमारे, फिजिकल केमिस्ट्री के। किसके चल रहे थे, फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको हम कहते हैं भौतिक रसायन। क्या कहते हैं जिसे हम, भौतिक रसायन। ठीक है, अब 19वां जो हम बात करें तो इसमें हम कह रहे हैं बहुत सारे लेसन्स आपके चूंकि हट गए हैं, पर जो इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको इसमें बताते चलती हूँ, जो आपके कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं। एक है सल्फर डाइऑक्साइड एवं क्लोरीन की विरंजन क्रिया में अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें हैलोजेंस वाले लेसन में। अगला था हमारा क्लोरीन, ऐसे ही मैं लिखे दे रही हूँ, क्लोरीन, ब्रोमीन एवं आयोडीन के गुणों की तुलना। और गुण आपको दिए जाएंगे और आपको उनके हिसाब से आंसर लिखना होगा। हैलोजन के गुणों में। इसके पश्चात एक और बहुत इंपॉर्टेंट है फॉस्फीन एवं अमोनिया। फॉस्फीन एवं अमोनिया के गुणों में तुलना। के गुणों में अंतर। फॉस्फीन एवं अमोनिया के गुणों में अंतर। तो फॉस्फीन और फॉस्फीन आप सभी जानते हैं क्या होता है। फॉस्फीन मैंने कहा PH3, और फॉस्फीन की बात कही तो COCl2, ये हमारा कार्बोनिल क्लोराइड है। परंतु दोनों ही विषैली गैस हैं। कैसी गैसें हैं, दोनों ही विषैली गैसें हैं। फॉस्फीन जो है इसमें सड़ी मछली जैसी गंध आती है ना। फॉस्फीन जो है वो फास्फोरस की सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया के द्वारा बनाई जाती है। P4 + 3NaOH इज इक्वल टू 3NaH2PO2 + PH3, है ना। और आपका अमोनिया आप सभी जानते हैं, 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया के फलस्वरूप N2 + 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, अमोनिया का हैबर प्रोसेस, है ना। ठीक है, अमोनिया के गुणों में तुलना। अगला इसी तरीके से हम एक और प्रश्न लेकर चलते हैं 22वां। इसी में है हमारा सफेद फास्फोरस एवं लाल फास्फोरस में अंतर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सफेद फास्फोरस एवं लाल फास्फोरस। फॉस्फीन जो बनती है वो सफेद फास्फोरस एवं लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस से बनती है। ठीक है, फिर इसके बाद एक और है सफेद फास्फोरस एवं लाल फास्फोरस। इसके बाद अगला लेसन कौन सा हमारा, बताइए बताइए। डी और F ब्लॉक। ठीक है, तो डी ब्लॉक में इसमें सीधा सीधा अंतर हमारा डी ब्लॉक के तत्वों है ना, एवं F ब्लॉक के तत्वों की विशेषताओं में अंतर। अपन लोग कह देते डी और F ब्लॉक। कितने अंतर हो गए आपके ये 23। डी एवं F ब्लॉक के तत्वों की विशेषताओं में अंतर। ठीक है, अब इसके बाद है ये ऊपर के मैं रब कर देती हूं।
लैंथेनॉइड एवं एक्टिनॉइड में अंतर। अगला 24 हमारा क्या हो गया? लैंथेनॉइड एवं एक्टिनॉइड में अंतर। कोई मुझे बताएगा लैंथेनाइड तत्वों के नाम? याद है किसी को? जल्दी से एक कॉपी में कोई लिखे, जल्दी से लिखिए सब अपनी कॉपी में, यदि किसी को आता है तो हाथ उठाइए और फिर मुझे लिख करके बताइए। आता है? हाँ लिखिए लिखिए लिखिए, देखती हूँ मैं कौन लिख पाता है। चलिए लिख के रखिए। अगले अंतर की बात करते हैं हम। लैंथेनाइड एक्टिनॉइड के बाद आपका कौन सा लेसन है? हाँ उपसा संयोजक, ठीक है। द्विक लवण एवं संकुल लवण। यौगिक या लवण? लिख लिया आप सबने? चलिए अब जो है मैं इसमें आपको अगला जो है SN1 एवं SN2 अभिक्रिया में अंतर। अगला देखिए फिनॉल एवं अल्कोहल में अंतर। अगला देखिए, जो जो मुझे आते जा रहे हैं वो मैं लिखती जा रही हूँ फटाफट। एल्किल साइनाइड एवं एल्किल आइसोसाइनाइड में अंतर। हाँ प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल। प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में अंतर। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको अंतर के रूप में भी कर सकते हैं और चाहे तो आप प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल में विभेद करने की विधि भी कर सकते हैं, है ना। विक्टर मेयर मेथड वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें तो मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, पूरा लिखूं क्या? प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में विभेद की विक्टर मेयर मेथड, ऐसा लिख लीजिए। चलिए, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल में विभेद हेतु 4 में से एक रिएक्शन जरूर आएगी। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद की आप सब जानते हैं। एक हमारी विक्टर मेयर मेथड है, अगली हमारी ऑक्सीकरण है, विक्टर मेयर है, ऑक्सीकरण है, और विहाइड्रोजनीकरण है, और ल्यूकॉस अभिकरण। विहाइड्रोजनीकरण, ये विभेद की इसमें 4 विधियां हैं, और ल्यूकॉस अभिकर्मक द्वारा। आप सब जानते हैं कि ल्यूकॉस अभिकर्मक जो है वह हमारा क्या होता है? निर्जल ZnCl2 का सांद्र HCl में बना विलयन। निर्जल ZnCl2 का सांद्र HCl में बना विलयन।
चलिए देखिए आप इस तरीके से जो है अगला प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक एमीन में विभेद या प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन की पहचान किस प्रकार से करते हैं। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन में विभेद। अगला देखिए, अगला जो है आपका एक वो वाला लेसन है आपका जैवाणु वाला। तो जैवाणु में आप सबने अंतर किया होगा। जैवाणु में सबसे पहला मोनो, डाई और पॉलीसैकेराइड्स में अंतर। मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिख रही हूँ, मोनो, डाई एवं पॉलीसैकेराइड्स में अंतर। पॉलीसैकेराइड्स मोनो कहा तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। डाई कहा तो सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का क्या सूत्र है? C12H22O11। और पॉलीसैकेराइड्स कहा तो स्टार्च, C6H10O5 होलन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 33 वाला अंतर। देखिए 33 नंबर का एक मैंने आपको अंतर लिखवाया था, कौन सा? रेशेदार एवं गोलाकार प्रोटीन में अंतर। वेरी गुड, रेशेदार एवं गोलाकार प्रोटीन में अंतर विद एग्जाम्पल। हाँ, वो तो आगे चल रहे हैं ना। 33 के बाद हमारा चले तो 33 डिफरेंसेस आपके यहां पर हो गए। अब मैं ये ऊपर के रब करके आपको और लिखती हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। रेशेदार एवं गोलाकार प्रोटीन, ठीक है। अगला जो है 34, वेरी इंपॉर्टेंट, डीएनए एवं आरएनए में अंतर। देखिए इसी के साथ साथ जो है आप सब लास्ट वाला लेसन भी अवश्य पढ़िए, दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन में से आपके बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत सारे प्रश्न। जैसे कि आपके अभी कोर्स में पॉलीमर भी नहीं है, बहुलक पहले 11th में चला करता था ये। तो बहुलक में भी जो है बहुलीकरण और संघनन में अंतर। बहुलीकरण एवं संघनन में अंतर। बहुलीकरण एवं संघनन। इसके बाद बहुलीकरण एवं संघनन, इसके बाद है हमारा एल्डिहाइड एवं कीटोन। मैं शॉर्ट में लिखती चल रही हूं, एल्डिहाइड एवं कीटोन में अंतर। अगला है आपका, मैं जिसकी बात कर रही थी कि दैनिक जीवन में रसायन, तो उसमें है आपका सबसे पहला साबुन एवं अपमार्जक में अंतर। वेरी इंपॉर्टेंट, आप 10th से पढ़ते आ रहे हैं। फिर अगला है आपका ड्रग एवं मेडिसिन में अंतर। ड्रग एवं मेडिसिन में अंतर कितने अंतर हो गए आपके? 38। तो 2 अंतर और दे दिए जाएं आपको। मैथेनल एवं एथेनल में अंतर। मैथेनल एवं एक और अंतर, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा है, मैं आपको बताती हूँ। पूरे आपके 40 डिफरेंसेस हो जाएंगे और ये 40 डिफरेंसेस आपके पूरे कोर्स को कवर कर रहे हैं।
वो तो मैंने अंतर बना के लिखवाया आपको, है ना। चलिए आप लिख लीजिए, ये चूंकि मैंने इसे पढ़ाया है तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, हेमी एसिटल एवं एसिटल। वेरी गुड, अच्छी बात है ये तो। पर ये अभी तक आया नहीं है ये वाला, है ना। आने के चांसेस हैं कि इस तरीके से नहीं आएगा तो ये शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। 4 नंबर का हेमी एसिटल एवं एसिटल। और एक मैं इसको नहीं बोलना चाह रही थी, मैं आपको एक और अंतर बताना चाह रही थी। अल्फा एमिनो एसिड्स और प्रोटीन में अंतर, ये था ना, अल्फा एमिनो एसिड्स एवं प्रोटीन में। तो आप सब देख रहे होंगे कि मैंने आपको कितने अंतर बताए हैं, और इन अंतर से, इन डिफरेंसेस से आपका पूरा कोर्स जो है वो कवर अप हो गया है। और मुझे लगता है कि आप सब यदि इन डिफरेंसेस को कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपके आराम से केवल इन अंतरों के माध्यम से ही आपका 70% आपका क्लियर कोर्स, है ना। तो ये इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। और ये टोटल आपके 41 डिफरेंसेस हो गए। आप इन्हें समझिए, और समझ करके, हालांकि मैं पूरा आपको पढ़ा चुकी हूँ, अब तो आपका रिवीजन चल रहा है। एक बार पुनः मैंने आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को देने का प्रयास किया है। तो केवल आज मैंने आपको केवल अंतर बताए हैं। अगले सेशन में मैं आपको इम्पोर्टेंट रिएक्शंस क्या होता है जब, फिर इसके पश्चात एक अगला सेशन आपका इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस, वो आपको कराऊंगी। और इसके बाद आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का भी एक सेशन आपका तैयार करके आपको प्रस्तुत करूंगी। और मुझे लगता है कि आज का सेशन मैं यहीं पर अब समाप्त करूं। आपसे बस मेरी एक यही विनती है कि इन सब अंतरों को लिखिएगा और इनको पढ़िएगा, और समझ चुके हैं आप, इनका अध्ययन करिए, निश्चित ही आप सफलता को अवश्य प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।